कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, अ मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी। ठग की ठगी, भाग 8। मेजर बलवंत ने बाउंड्री वॉल चढ़कर बाहर वाली सड़क की ओर देखा। जो सड़क बंगले की दाई बाउंड्री वॉल के इस छोर से उस छोर तक चली जाती थी। उसका एक छोर बंगले के सामने वाली मेन रोड से जा मिलता और दूसरा छोर बंगले के सिरे तक पहुंचकर बंगले के बैकयार्ड की ओर मुड़ जाता था। इतना कुछ जांच पड़ताल कर लेने के बाद मेजर कहता है, आपका अनुमान ठीक ही है इंस्पेक्टर तिवारी। चोर इस मूर्ति को कार में रखकर ही यहाँ से फरार हुए हैं। लेकिन एक बात है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि बंगले के मेन गेट पर सिक्योरिटी के अलावा इतने सारे नौकर और नौकरानियाँ भी हैं। यहाँ तक कि सेठ के परिवार में भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन किसी की भी नज़र चोरों पर नहीं पड़ी। कैसे नहीं पड़ी? बंगले में चारों ओर लॉन में चारों तरफ ट्यूबलाइट्स और मरकरी बल्ब लगे हुए हैं। रात में भी चोर अगर निकले तो इतना उजाला तो रहता है कि बगीचे से गुजरने वाला या बाउंड्री वॉल को कूद कर भागने वाला आदमी आसानी से पकड़ा जाए। फिर 4-5 आदमी जब सोने की बनी उस भारी मूर्ति को और चांदी की चादर में मड़ी और रांग की भारी पट्टियों को लिए जा रहे थे, उस समय भी किसी की नज़र उन पर क्यों नहीं पड़ी? अब इंस्पेक्टर तिवारी भी अपना सर पकड़कर बिल्कुल ये बात कहते हैं, कल से यही बात मैं भी सोच रहा हूँ। आइए बंगले में वापस चले। अब दोनों की दोनों बंगले के मेन डोर पर जाकर रुक गए। इंस्पेक्टर तिवारी ने दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबा दिया। बंगले के अंदर कहीं पियानो जैसा म्यूजिक बंगले की खामोशी को जैसे शांत सा कर गया हो। थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को मलती हुई एक जवान लड़की मेन गेट के सामने वाले कॉरिडोर में आती दिखाई दी। मेजर ने देखा कि उस नौकरानी की चाल कुछ ऐसी थी मानो जैसे उसने कोई नशा किया हो। रह रहकर बहके कदमों से चल रही थी और झटका लगते ही अपने आप को संभाल रही थी। इंस्पेक्टर तिवारी ने कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए कहा, सेठ जी कहाँ हैं? अब नौकरानी ने अपने आंचल को संभालते हुए कहा, सो रहे हैं सेठ जी। तभी अचानक से मेजर ने चौंकते हुए कहा, सो रहे हैं? वो भी इस समय? इतने बड़े कांड के बाद उन्हें नींद कैसे आ गई? क्या आज वो अपने ऑफिस नहीं गए? अब नौकरानी बड़े ही नीरस होकर कहती है, पता नहीं क्या हो गया है सबको। सुबह से सब लोगों को बड़ी मुश्किल से आंखें खुल रही हैं, लेकिन आप लोगों के जाने के बाद जब सब लोगों ने नाश्ता कर लिया तब सब लोग अपने अपने बेडरूम में चले गए और सबके सब ऐसे बेसुध होकर सोए हैं जैसे मानो गधे की सर से सींग गायब हो गए हो। यही हाल बंगले में काम करने वाले नौकर और नौकरानियों का भी है। मालिक, उनके परिवार के सभी मेंबर्स के सो जाने के बाद तो वो लोग भी सब अपने अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सो गए। नींद तो मुझे भी आई थी, लेकिन मैं बरामदे में उसी चौकी पर सो रही थी जिसके ठीक ऊपर की दीवार पर घंटी लगी हुई है। बस इसी वजह से मैं जाग कर आ गई। अब मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर तिवारी ने सभी के रूम में जाकर चेक किया तो सचमुच सब के सब बेसुध होकर सोए पड़े थे। अब मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर तिवारी और वो नौकरानी पूरे बंगले का एक चक्कर लगाते हैं और फिर मार्बल के बने मंदिर के उस दरवाजे के बाहर पड़ी चौकी पर आकर बैठे, जो मूर्ति हट जाने के बाद बहुत ही सूना सूना दिखाई दे रहा था। मेजर बलवंत ने नौकरानी के चेहरे को घूरते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? अब नौकरानी अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए कहती है, मेरा नाम तेजिंदर, वैसे सब यहाँ मुझे तेजी कहते हैं। मेजर बलवंत ने भारी आवाज में कहा, अच्छा तेजी,
अब जाओ सेठ जी और घर के बाकी सभी मेंबर्स को जगा कर ले आओ, और हाँ, साथ में बाकी सभी सर्वेंट को भी ले आना। तेजी मुड़ी ही थी कि अचानक इंस्पेक्टर तिवारी ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, सुनो तेजी, पहले तुम 2 कप चाय बना कर दे जाओ, मुझे आज सुबह से 1 कप चाय भी नहीं मिली है। अब तेजी ने हामी भरते हुए कहा, जी अच्छा, और फिर तेज कदम उठाती हुई किचन की ओर चली गई और 5-7 मिनट में ही वो चाय बनाकर ले आई। अब मेजर बलवंत ने तेजी के हाथ से ट्रे लेते हुए कहा, तेजी तुम फिर वही लंबे लंबे कदम रखते हुए जाओ और बाकी सबको उठा कर लाओ, और रही इसकी बात तो हम बाकी की चाय खुद ही बना लेंगे। तेजी एक बार फिर चुपचाप हामी भरते हुए सेठ जी के रूम की तरफ चली गई। अब मेजर बलवंत ने 2 कप में चाय का पानी डाला, चीनी और दूध डाला और 1 चम्मच से चीनी घोलने लगा। मेजर ने अब चीनी घोलने के बाद चम्मच उसे प्लेट में रख दी। इंस्पेक्टर तिवारी ने भी अब अपना कप उठा लिया और अपनी चाय बनाकर वैसे जैसे ही चाय पीने लगा कि अचानक से मेजर ने उसका हाथ रोक दिया और कुछ इस तरह चिल्लाते हुए कहे, कप की चाय मत पीना। और इंस्पेक्टर ने कप को अपने होठों से बिना छुए ही होठों को कप से दूर हटा लिया और बड़े हैरानी वाले स्वर में कहा, क्या बात है मेजर? मेजर ने अब इंस्पेक्टर के हाथ से वो कप नीचे रखते हुए कहा, इंस्पेक्टर, इसमें से एक अजीब सी गंध आ रही है। मेजर बलवंत ने चाय को सूंघते हुए कहा, और मैं इस गंध को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये एक खास किस्म के फूल की गंध है। ये फूल नीलगिरी पर्वतमाला में बहुत आयात मिलते हैं। बहुत ही नशीला फूल है ये, लेकिन तरह का फूल तो ज़्यादातर हकीम और वैद्य ही प्रयोग करते हैं। जब कोई इंसान बीमार होता है तब, या दर्द से छटपटाता है, या उसे नींद नहीं आती है तब, और इस फूल को उबाल कर पिया जाता है। काढ़ा पीते ही इतनी गहरी नींद आती है कि उसका खुमार कई दिनों तक छाया रहता है। लेकिन हाँ, इस फूल का किसी भी इंसान के शरीर पर कोई गलत असर नहीं पड़ता। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इस फूल का काढ़ा पीने के बाद अगर कोई आदमी बेसुध सो रहा है तो आपके जगाने पर भी नहीं जागेगा, नॉर्मल आदमी की तरह काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा, वो जैसे ही लेटेगा फिर दोबारा उसी बेसुध नींद में खो जाएगा। अब इंस्पेक्टर तिवारी ने इस फूल को सूंघते हुए कहा, बड़ा ही अजीब फूल है। अब मेजर बलवंत ने कुछ कदम चलते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो वेशधारी पंडित या उसके किसी साथी ने इस फूल का चूरा चाय की पत्तियों में मिला दिया होगा। वो जानता था कि आज के ज़माने में हर आदमी न जाने कितनी बार ही चाय पीता होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बंगले में रहने वालों ने रात को चाय ज़रूर पी होगी, और शायद सेठ जी ने नहीं पी थी, इसलिए वो जाग गए थे। लेकिन चोरी का पता चल जाने और आप लोगों की इंक्वायरी कर लेने के बाद सेठ जी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चाय पी ली होगी, इसीलिए अब सारा घर बेसुध सोया पड़ा है। अब इंस्पेक्टर तिवारी ने मेजर के कदमों को फॉलो करते हुए कहा, सेठ जी और उनके परिवार के मामले में तो आपका अनुमान ठीक लग रहा है, लेकिन नौकरों का क्या, उनकी बेहोशी का क्या? अब मेजर इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आपने बहुत सही सवाल किया है। मुझे लगता है कि मूर्ति चोरों का ये गैंग असल में बहुत ही मंजे हुए ठग लगते हैं। हो सकता है इस पंडित ने यहाँ आने के बाद पूजा की हो और प्रसाद बांटा हो, और उसी प्रसाद में वो नशीला फूल चूरा कर मिला दिया हो, जिसे खाने के बाद सभी के सभी नौकर और नौकरानियाँ बेहोश हो गए। शायद इसी नशीले फूल की वजह से चोरों को आते जाते नहीं देखा। गैस बर्नर की आवाज़ और कोई आहटे होने के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुली। तभी उन लोगों ने सबके बेहोश हो जाने के बाद अपने काम को बड़ी ही होशियारी से अंजाम दिया है। इंस्पेक्टर तिवारी कुछ पूछने ही वाला था कि तभी सेठ जी और उनके परिवार के सदस्य और घर के सभी कर्मचारी, नौकर और नौकरानी भी उनके पीछे पीछे आने लगे। अब मेजर बलवंत तेजी से आते हुए कहते हैं, सुनो तेजी,
इस चाय में जो तुमने चाय पत्ती डाली थी वो ज़रा ले आओ। मेजर के इतने बोलते ही उस बंगले के सभी लोग मेजर की तरफ चौंकते हुए देखते हैं। तेजी भी बड़ी हैरानी से पहले तो मेजर की तरफ देखती है और फिर सीधे किचन में जाती है और चाय पत्ती से भरा डब्बा उठा लाती है। अब मेजर तेजी के हाथ में वो डब्बा ले लेते हैं जिसमें लगभग आधा पौंड चाय पत्ती थी। अब मेजर ने उसमें से थोड़ी सी पत्ती अपने हाथ में ली और उसे सूंघ कर देखा। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर तिवारी के हाथ में वो पत्ती देते हुए कहा, इसे ज़रा सूंघ कर देखिए। अब इंस्पेक्टर तिवारी ने वो पत्ती अपने हाथ में लेकर सूंघा। डिब्बे में बहुत अच्छी क्वालिटी की खुशबूदार चाय पत्ती भरी थी, लेकिन चाय की पत्तियों की खुशबू के बीच में एक भीनी भीनी गंध ने अपने आप में छिपा लिया था। वो खुशबू मोहक होने के साथ साथ मादक भी थी। सेठ ने बड़ी ही हैरानी के साथ पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अब इंस्पेक्टर तिवारी ने आगे बढ़ते हुए कहा, सेठ जी, पहले मैं आपका परिचय से करवा दूं। और सीधे मेजर बलवंत की ओर इशारा किया। ये है हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध डिटेक्टिव मेजर बलवंत। आपके यहाँ जो मिस्टीरियस चोरी हुई है उसकी जांच पड़ताल का काम हमारे कमिश्नर साहब ने मेजर साहब को सौंपा है। मैं इन्हीं घटनास्थल की जांच करवाने लाया हूँ। अब मेजर बलवंत का नाम सुनते ही सेठ जी बड़ी तेज़ी से अपने चेयर से उठे और उधर मेजर बलवंत भी उठकर खड़े हो गए। अब सेठ जी ने मेजर बलवंत के दोनों हाथों को पकड़कर लगभग गिड़गिड़ा कर कहा, मेजर साहब, आपका नाम बहुत सुना है मैंने और किस्मत से आज आपके साथ मुलाकात भी हो गई, लेकिन ऐसे मोड़ पर आपसे मिलना होगा मेरे लिए बहुत ही दुखद बात है। लेकिन कमिश्नर साहब ने अगर आपको ये केस दे दिया है तो अब मुझे यकीन है कि मेरी वो सोने की मूर्ति ज़रूर मिल जाएगी। अब सेठ जी मेजर का हाथ छोड़कर थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, क्या चाय की पत्ती में खराबी है? अब मेजर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसमें एक नशीले फूल का चूरा मिला हुआ है जिसे पीने के बाद आप सब लोग बेसुध होकर सोए पड़े थे। सेठ जी के कुछ बोलने से पहले ही सेठानी जी बोल पड़ती है, नशीले फूल का चूरा? भला नशीले फूल का चूरा किचन में इस डब्बे में कौन जाकर मिला सकता है? मेजर बलवंत अब फिर से हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। किसने मिलाया ये तो पूछताछ और छानबीन करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उस फूल का पाउडर मिलाया गया इस पत्ती में, ये बात 100% सच है और बाकी की डिटेल्स फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो जाएंगी। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस स्मेल से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। वैसे आप ये बताइए कि आपके किचन में कौन कौन काम करता है और आपकी एब्सेंस में किचन में और कौन कौन आ जा सकता है? अब कैसे सुलझेगी इन चोरियों की गुत्थी? क्या ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है? किचन में वो पाउडर किसने मिलाया होगा? जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के अंत तक। खूनी दरिंदा, सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी।